इसके बाद में है वेलोसिटी इन एसएचएम। जब भी कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा होता है तो किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी टाइम टी पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी इक्वेशन हम बनाएंगे। अब वेलोसिटी तो हमको पता है v इक्वल टू होता है dy बाई dt। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पता है किसी भी पार्टिकल का, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन पता है y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। अगर आपको पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन पता है तो आप सिंपली उसका क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएशन कर सकते हो। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगी अपने पास, वेलोसिटी। करो, v इक्वल टू y की जगह मैं a साइन ओमेगा टी ले रहा हूं, इसका डिफरेंशिएशन करना है, क्या आएगा, a तो आगे लिया कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा टी, और t के मल्टीपल में जो होता है वो आगे चला जाता है तो a ओमेगा cos ओमेगा टी, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। साइन ओमेगा टी का क्या होगा, cos ओमेगा टी, फिर t के मल्टीप्लाई में ओमेगा है ना तो ये भी आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आ गई वेलोसिटी की इक्वेशन अपने पास में। देखो यहाँ पे cos ओमेगा टी आ गया, जबकि डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन है उसमें क्या है, साइन ओमेगा टी। ये साइन ओमेगा टी है, ये cos ओमेगा टी है, और इन दोनों के अंदर पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस होता है। साइन और cos फंक्शन होते हैं ना, इनमें पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस होता है। तो आप ये बोल सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट से जो वेलोसिटी है वो पाई बाय 2 एंगल आगे है, क्योंकि इनके बीच में पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस आएगा। क्यों, क्योंकि ये साइन फंक्शन है और ये cos फंक्शन है, इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं। फिर मैं ये जो इक्वेशन है इसको मैं डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में लिख रहा हूं। कई बार आपको बोलेगा कि पार्टिकल इस पोजीशन पे है, टाइम नहीं बताएगा, टाइम बताए तब तो है ही इक्वेशन, बताएगा कि इस पोजीशन पे है, बताओ पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है। अब वो कैसे फाइंड करोगे, तो y के टर्म्स में इक्वेशन बननी चाहिए, v का y के साथ कोई रिलेशन आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, देखो हमको पता है कि जो cos ओमेगा टी है इसको हम लिख सकते हैं, जैसे मैं इसको लिख देता हूं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये किसी फॉर्मूले से मैंने लिखा है। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा किसके बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल। तो यहाँ पे ये जो कॉस ओमेगा टी है, थीटा की जगह ओमेगा टी लिखा है, तो कॉस ओमेगा टी को आप क्या लिख सकते हो बताओ, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकते हो। अब ये जो साइन ओमेगा टी है यहां से इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन ओमेगा टी बराबर होगा y बाई ए। अब ये वैल्यू उठा के मैं यहां पे पुट करूंगा, ठीक है। साइन ओमेगा टी की जगह क्या लिखना है, y बाई ए लिखना है, तो ये वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी है ना। फिर यहाँ पे एलसीएम लेके थोड़ा सॉल्व करो इसको, ए ओमेगा अंडर रूट एलसीएम आएगा यहाँ पे अपॉन में ए स्क्वायर, इधर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये अंडर रूट से ए स्क्वायर बाहर जाएगा तो एक ए बाहर आएगा, ए से ये वाला ए कैंसिल, तो वी आ गया अपने पास में ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये लो जी इक्वेशन जो कि डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में आ गई। देखो तो अगर आपको y बता दे कि पार्टिकल इस पोजीशन पे है, a का मतलब क्या है एम्पलीट्यूड, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये तो कांस्टेंट ही है, ये गिवन होगा, और y आपको देगा, तो y की वैल्यू पुट करके आप क्या फाइंड कर सकते हो, उस पोजीशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान है एकदम, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि जब भी पार्टिकल एसएचएम कर रहा होगा तो उस कंडीशन में उसकी जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट से पाई बाय 2 एंगल आगे होगी, ठीक है। क्लियर है ये बात। अच्छा ये जो ग्राफ है इसको देखो, यहाँ पे ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो ग्राफ होता है एसएचएम में वो कौन सी शेप का बनता है। तो ये जो शेप होती है ना, ये इलिप्स होती है। ये जो शेप आपको दिखाई दे रही है ना, इसको इलिप्टिकल शेप बोलते हैं, इलिप्स बोलते हैं इस शेप को। पिचका हुआ जो सर्कल होता है ना उसको क्या बोलते हैं, इलिप्स। अब ये इक्वेशन कैसे है यहाँ पे, मतलब ये ग्राफ ऐसे कैसे बना, ये इलिप्स ही क्यों बना, इसको मैं समझा रहा हूँ थोड़ा सा। ये जो लास्ट में अपने पास इक्वेशन आई है हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये आएगा वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये जो ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर इसको मैं उधर लेके जा रहा हूँ, तो ये आएगा वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब दोनों साइड में इस वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से, तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा, इसको अगर आप ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसका जो ओमेगा स्क्वायर है ना वो इस वाले ओमेगा स्क्वायर से कैंसिल, इक्वल टू 1। अब जब भी इस फॉर्मेट की इक्वेशन बन जाए
तो ये जो फॉर्मेट है ना, ये एलिप्स की इक्वेशन का फॉर्मेट है। एलिप्स की इक्वेशन ये होती है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये जो इक्वेशन है ना, ये एलिप्स की इक्वेशन है, ठीक है। अगर सर्कल बनता तो उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अपॉन में कुछ नहीं आता ये, अगर ये अपॉन में अलग अलग वैल्यूज आ रही है ना, इसका मतलब इलिप्स बनेगा। अब देखो वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, v लिया है, तो v के नीचे क्या लिखा है, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इसका अंडर रूट कर दो, क्या आएगा, ओमेगा ए। तो ये ओमेगा ए के बराबर होगी ये वाली लेंथ, इलिप्स की ये वाली जो लेंथ है ये किसके बराबर होगी, ओमेगा ए। और वाई स्क्वायर के नीचे क्या रहा है, ए स्क्वायर, इसका अंडर रूट करो, क्या आएगा, ए। तो वाई एक्सिस के अलोंग इस इलिप्स की ये वाली जो लेंथ होगी ना, ये किसके बराबर होगी, ए के बराबर होगी। आपको ये इक्वेशन याद नहीं करनी है, ये वाला तो मैंने इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पे इलिप्स क्यों बन रहा है। आपको बस इतना से ध्यान रखना है कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जब भी हमको ग्राफ दे रखा हो तो बताओ वो ग्राफ कौन सी शेप का बनेगा, तो वो बनेगा इलिप्स शेप का, इलिप्टिकल शेप का बनेगा, इलिप्स बनता है वो, ठीक है। बस इतना से ध्यान रखना है, आपको याद रहेगा इतना, ठीक। फिर इसके बाद में है एक्सेलरेशन ऑफ द एसएचएम। जब भी पार्टिकल एसएचएम कर रहा होता है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, वो एक्सेलरेशन हम फाइंड करके देखते हैं। एक्सेलरेशन होता है डीवी बाई डी के बराबर। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। वेलोसिटी की इक्वेशन हम लोग फाइंड कर चुके हैं अभी, v इक्वल टू, एक तो आई थी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और एक इक्वेशन अपने पास आई थी ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये दो इक्वेशन हमने फाइंड करी थी अभी। तो ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है जो कि टी की टर्म्स में है, इसको मैं लूंगा और इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। करो इसका डिफरेंशिएशन, ए ओमेगा कांस्टेंट है, इसको अलग कर लिया, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन ओमेगा टी, और फिर टी का मल्टीपल भी आगे चला जाएगा मल्टीप्लाई में। ये इक्वेशन आएगी सॉल्व करने पे, a इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये अपने पास में इक्वेशन निकल के आई। अब ये जो इक्वेशन है, ध्यान से देखो, ये वाली जो इक्वेशन है इसमें a साइन ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, जो पार्टिकल एसएचएम करता है उसके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होती है, a साइन ओमेगा टी। तो ये a और साइन ओमेगा टी ये मिला के क्या लिखा जा सकता है, बताओ, डिस्प्लेसमेंट y लिखा जा सकता है। तो इक्वेशन क्या आ गई अपने पास, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, है ना। देखो ये इक्वेशन इस तरीके से लिखी जाएगी, आया समझ में। अब एक चीज नोटिस करो, जो एक्सेलरेशन है वो किधर है, तो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा तो कांस्टेंट होता है, तो a की वैल्यू यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। किसके अपोजिट डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट के। अच्छा, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, जब भी पार्टिकल एसएचएम करता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में मेजर किया जाता है, हमेशा मेन पोजीशन से बाहर की तरफ। मान लो पार्टिकल ऐसे एसएचएम कर रहा है, ये मेन पोजीशन है, इसके इर्द गिर्द ऐसे एसएचएम कर रहा है, मान लो कभी इधर है वो किसी इंस्टेंट पे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट मेन पोजीशन से बाहर की तरफ इस डायरेक्शन में माना जाएगा। चाहे ये आ रहा हो या जा रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर पार्टिकल यहाँ पे होगा, इधर वाली साइड में ऐसे एसएचएम कर रहा है ना, तो मान लो इधर है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट इधर माना जाएगा पार्टिकल की तरफ। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा मेन पोजीशन से पार्टिकल की तरफ होती है, चाहे वो इधर हो या इधर हो, चाहे वो आ रहा हो या जा रहा हो। तो चाहे वो जाए या आए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा किधर लेनी है, मेन पोजीशन से बाहर की तरफ। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट, यानी कि मेन पोजीशन की तरफ। अगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन मेन पोजीशन से बाहर की तरफ है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी, मेन पोजीशन की तरफ लेनी होगी। आया समझ में, इस तरीके से आपको बताना है, ये याद रखना है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा मेन पोजीशन से बाहर की तरफ होगा और एक्सेलरेशन हमेशा मेन पोजीशन की तरफ लिया जाएगा, ठीक है। आया समझ में ये, तो ये एक्सेलरेशन की अपने पास इक्वेशन आ गई। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट बता दे और एक्सेलरेशन पूछे तो ये फॉर्मूला चिपका देंगे। अगर आपको बोले कि इस टाइम पे बताओ पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है, तो टी के टर्म्स में चाहिए फॉर्मूला, ये आ गया अपने पास, ठीक है। और एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे वापस साइन ओमेगा टी आ गया घूम के, लेकिन आगे माइनस लग गया। देखो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट से पाई एंगल आगे होगा।
देखो इन तीनों में एक रिलेशन है, जो डिस्प्लेसमेंट है उससे वेलोसिटी पाई बाय 2 एंगल आगे होती है। फिर वेलोसिटी की इक्वेशन आई थी, उसमें देखो कॉस फंक्शन आ रहा है। फिर जब आप एक्सेलरेशन की इक्वेशन फाइंड कर रहे हो तो वापस साइन फंक्शन तो आ गया, लेकिन आगे माइनस लग गया। इसका मतलब ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी से पाई बाय 2 एंगल आगे होगा। तो ये तीनों में ये रिलेशन है, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी पाई बाय 2 एंगल आगे होती है, और वेलोसिटी से जो एक्सेलरेशन है वो पाई बाय 2 एंगल आगे होता है। तो अगर आपको बोले कि बताओ डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन कितना एंगल आगे है, पाई एंगल आगे है, क्योंकि पाई बाय 2 वेलोसिटी आगे हुई, फिर वेलोसिटी से और पाई बाय 2 एक्सेलरेशन आगे हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट से तो हम पाई एंगल आगे चले गए ना। तो पाई एंगल का फेज डिफरेंस आएगा डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच में। ठीक है, ये वाला जो ग्राफ है ये इसी चीज को बता रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन माइनस का सिंबल है ना, माइनस सिंबल है तो स्लोप नेगेटिव आएगा। फिर ग्राफ इसमें स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि दो चीजें जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। लेकिन स्लोप नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा ये एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, लेकिन इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव आएगा, इसलिए इसको एक्स एक्सिस से देखो 90 डिग्री से बड़े एंगल पे दिखाया है। अगर वहां पे माइनस नहीं होता ना तो लाइन में ऐसे ड्रॉ करता, फिर ऐसे उस लाइन का जो एंगल बनता है एक्स एक्सिस से वो 90 से छोटा बनता। फिर आया समझ में? ठीक है, तो अगर आपको पूछे कि बताओ एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट इनके बीच में जो ग्राफ बनता है वो किस टाइप का बनता है, तो कैसा ग्राफ बन रहा है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है, जिसका स्लोप क्या है? नेगेटिव। स्लोप क्या है? नेगेटिव। आया समझ में? इतनी बातें क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हमने सीखी हैं एक तरह से इसकी समरी टाइप बना देते हैं। अब ये देखो इसकी समरी है ये। अगर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी इक्वेशन क्या होगी? ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ होगा? पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, मान लो यहाँ पे, वैसे ये एंगुलर एसएचएम का एग्जांपल दिया आपको, ये टी इक्वल टू 0 है। फिर अगर इस एसएचएम करने वाले पार्टिकल का टाइम पीरियड है कैपिटल टी, तो यहां से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने में इसको t/4 टाइम लगेगा, वापस आने में t/4 टाइम लगा, तो यहां पे हो गया t/4 प्लस t/4 यानी t/2। फिर ये t/4 टाइम बाद में इधर चला जाएगा, इसमें t/4 और ऐड करो तो 3t/4। फिर ये वापस आ जाएगा t/4 टाइम बाद में, यानी कि t पे ये वापस इसी पोजीशन पे होगा। मतलब t इक्वल टू 0 पे कहां पे होगा? यहाँ। फिर t इक्वल टू t/4 पे कहां होगा? यहाँ पे। फिर t/4 और ऐड करो इसमें, यहां से यहां तक जाने का टाइम है t/4, तो वापस आने का टाइम भी t/4 ही होगा। तो t/4 में यहाँ पे पहुंचा तो t/4 में वापस आ गया, तो टोटल कितना टाइम हुआ? t/4 प्लस t/4 यानी t/2 आएगा। फिर उसमें t/4 और ऐड करो तो ये इधर चला जाएगा, तो उसमें t/2 में t/4 ऐड करोगे ना तो 3t/4 बनता है। फिर इसमें और t/4 ऐड करो तो वापस आ जाएगा। तो t इक्वल टू 0 पे, t/2 पे और t पे ये यहाँ पे रहेगा मेन पोजीशन पे, और t/4 पे और 3t/4 पे ये कहां पे रहेगा? एक्सट्रीम पोजीशन पे। जब ये मेन पोजीशन पे होगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। मेन पोजीशन से तो चलना स्टार्ट कर रहा है ना ये, तो वहां पे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। तो y कितना है यहाँ पे? 0। कहां पे? मेन पोजीशन पे। और एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा तो y होगा प्लस या माइनस a। इधर है तो प्लस a, उधर है तो माइनस a, ऐसा मान लो। एक को प्लस एक को माइनस लेंगे ना, दोनों अलग अलग डायरेक्शन है। पार्टिकल की जो वेलोसिटी उसकी इक्वेशन क्या है अपने पास? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। और डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में क्या है? v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आसान। ठीक है, मेन पोजीशन पे जब भी पार्टिकल होगा, मेन पोजीशन मतलब मेन पोजीशन ये, तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसमें y की वैल्यू 0 पुट करो, आंसर क्या आएगा? v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, क्या बनेगा? a। तो देखो मेन पोजीशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम, और कितनी है? a ओमेगा के बराबर। लेकिन जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाएगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? a के बराबर, एम्पलीट्यूड के बराबर। तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0। यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या हो गई? 0। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे जब पार्टिकल जाएगा तो यहाँ पे रुक जाएगा एक बार, तभी तो वापस पलट के आ रहा है। यहां से आगे गया, स्पीड कम होती जाएगी, यहाँ पे हो गई 0, फिर वो वापस पलट के आया, फिर यहाँ होगी मैक्सिमम। तो यहाँ पे तो होगी वेलोसिटी मेन पोजीशन पे मैक्सिमम, फिर ये इधर चला जाएगा तो यहाँ पे वापस 0 हो जाएगी। इससे आगे तो जा ही नहीं पा रहा है ना, इसका मतलब वेलोसिटी 0 हो गई यहाँ पे। अगर होती वेलोसिटी तो ये और आगे चला जाता, तो वेलोसिटी 0 फिर वापस आया तो यहाँ पे मैक्सिमम। इसी चीज को यहाँ पे बताया है।
एक्सेलरेशन के लिए क्या देखा हमने, एक्सेलरेशन की इक्वेशन है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, पहली चीज तो ये, और इसको डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, यहाँ पे मॉड का सिंबल लगा दिया इसलिए माइनस सिंबल नहीं लगाया, ठीक है। मेन पोजीशन पे जब भी पार्टिकल होगा तो y की वैल्यू 0, अगर y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा 0, यानी कि जब भी पार्टिकल मेन पोजीशन पे होगा तो बताओ उसका एक्सेलरेशन कितना आएगा 0। लेकिन जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो इसका जो मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम होगा a के बराबर, और अगर a यहां पुट करोगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहां पे होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे, और कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर a के बराबर होगा, ठीक है। फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, तो जो चीजें यहाँ पे आप देख रहे हो है ना वही चीजें फोर्स के लिए होंगी, क्योंकि फोर्स किसके बराबर है, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसमें ये जितने भी फॉर्मूले हैं इनमें आप इसको m से मल्टीप्लाई कर दो तो ये फोर्स की कंडीशंस आ जाएंगी। जैसे इसको m से मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स की इक्वेशन आ जाएगी, इसको m से मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इनको m से मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज आ जाएंगी। इस तरीके से आपको लिखना है। आया समझ में, ये आसान है क्या एकदम, कोई भी डाउट है यहाँ तक, ठीक है। एक लास्ट चीज और देख लो, अब इस टेबल को ध्यान से देखो, यहाँ पे t इक्वल टू 0 बताया, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे है, मेन पोजीशन पे, ये t इक्वल टू 0 है, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना 0, वेलोसिटी क्या होती है मेन पोजीशन पे, मैक्सिमम, एक्सेलरेशन क्या होता है 0, ठीक है। तो ये देखो तीनों के लिए ये वैल्यूज बता रखी है, डिस्प्लेसमेंट तो होगा 0, एक्सेलरेशन भी 0 होगा मेन पोजीशन पे, लेकिन वेलोसिटी क्या होगी मैक्सिमम, कितनी a ओमेगा। जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाएगा t/4 पे तो उस टाइम पे वेलोसिटी तो हो जाएगी यहाँ पे 0, डिस्प्लेसमेंट हो गया मैक्सिमम, कितना, एम्पलीट्यूड के बराबर, तो एम्पलीट्यूड हो गया ये, और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा मैक्सिमम माइनस ओमेगा स्क्वायर a के बराबर एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक है। जो इसकी इक्वेशंस हमने पढ़ी थी ना उन्हीं से ये वैल्यूज मैं बता रहा हूँ आपको। फिर ये वापस आएगा यहाँ पे t/4 और ऐड कर दिया इसमें, तो ये हो गया 2t/4 यानी कि t/2, तो वापस वही बातें लिख दो, डिस्प्लेसमेंट 0, वेलोसिटी a ओमेगा, लेकिन ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, जाते टाइम पे ये इधर जा रहा था तो आते टाइम पे ये इधर जा रहा है इसलिए माइनस लगेगा, एक्सेलरेशन 0, और फिर वापस t/4 टाइम बाद में ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, यानी कि 3t/4 पे वो उस वाले एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, 3t/4, यहाँ पे अगेन इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, तो वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, एक्सट्रीम पोजीशन पे है, वहां पे डिस्प्लेसमेंट है -a, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए माइनस का सिंबल लगा के एम्पलीट्यूड को लिखा है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन होता है मैक्सिमम, कितना, ओमेगा स्क्वायर a के बराबर, तो यहाँ पे था माइनस ओमेगा स्क्वायर a एक्सेलरेशन, तो इधर क्या होगा, माइनस का माइनस मतलब प्लस, प्लस ओमेगा स्क्वायर a, इसलिए ऐसा लिखेंगे। और फिर वापस से ये t टाइम पे यहाँ पे आ जाएगा, टाइम t के ऊपर ये वापस इसी पोजीशन पे आ गया, तो मेन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0, एक्सेलरेशन 0 और वेलोसिटी क्या हो जाएगी मैक्सिमम। सिंपली याद रख सकते हो कि आपको पता है ना पेंडुलम जब एसएचएम कर रहा होता है तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी हमेशा 0 होती है, और मेन पोजीशन से गुजर रहा होगा तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी से गुजरेगा यहाँ से, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी मैक्सिमम, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रखो। बोलो आया क्या समझ में, क्लियर एकदम। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन एसएचएम, मतलब अगर कोई भी पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, है ना, किसी भी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जब वो पहुंच जाएगा तो वहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये हम इसमें कैलकुलेट करके देखेंगे। देखो कैसे कैलकुलेट करना है, ध्यान से समझना। मान लो कि कोई पार्टिकल है जो किसी स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, ये कोई m मास का पार्टिकल हम एज्यूम कर लेते हैं, फिर हम क्या कर रहे हैं, ये जो पार्टिकल है इसको ऐसे खींचते हैं आगे, तो स्प्रिंग खींच जाएगी। मान लो इसको y डिस्टेंस से आपने खींच दिया, तो जो स्प्रिंग है वो वापस से अपनी इनिशियल स्टेट में आने के लिए एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करेगी, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, F इक्वल्स टू माइनस K इंटू वाई। तो इतना रिस्टोरिंग फोर्स इसने खुद ने डेवलप किया। अब सपोज करो कि इसको मैं थोड़ा सा और डिस्प्लेस करूं, तो मुझे इसको डिस्प्लेस करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो अगर मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहा हूं, यहां से मैं इसको dy से मान लो यहां तक डिस्प्लेस कर रहा हूं, कितना dy, तो उसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, उसको मैं dw लिख देता हूं, तो ये बराबर होगा F डॉट dy के, ठीक है।
जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है उनका डॉट प्रोडक्ट हम लोग करेंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, वो वर्क मिल जाएगा जो थोड़ा सा इसको यहां से यहां तक पहुंचाने में हमने किया होगा। तो ये जो वर्क होगा ये कितना होगा, एफ डॉट डी वाई के बराबर होगा। एफ की वैल्यू क्या है यहाँ पे, माइनस के वाई, और डी वाई का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमने किया है। और यहाँ पे एक चीज याद रखनी कि ये वो वर्क हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं जो रिस्टोरिंग फोर्स के थ्रू होगा। रिस्टोरिंग फोर्स मतलब जो स्प्रिंग के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, जो वापस से स्प्रिंग को अपनी इनिशियल स्टेट में लाने की कोशिश करता है, उसकी वजह से कितना वर्क हुआ वो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं अभी। ठीक है, वर्क का फॉर्मूला सबको पता ही है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो इससे dy से इस मास को आगे खिसकाने में हमें जो वर्क करना पड़ा वो हमारे पास निकल के आ गया। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि इसको 0 से किसी y डिस्टेंस तक, y की वैल्यू से ज्यादा भी हो सकती है, वहां तक अगर इसको खींचना है तो उसके लिए टोटल कितना वर्क करना पड़ेगा। तो 0 से y डिस्टेंस तक, y इससे ज्यादा हम ले रहे हैं, तो y तक डिस्प्लेस करने के लिए हमें जो वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। dw का इंटीग्रेशन होगा w, इधर आएगा माइनस k, और y का इंटीग्रेशन क्या होगा, y स्क्वायर बाई 2, है ना। ये अपने पास में आंसर निकल के आ गया। अब ये जो वर्क रिस्टोरिंग फोर्स ने किया है, अगर हम इसके आगे माइनस का सिंबल लगा देते हैं तो ये इस स्प्रिंग के अंदर या इस सिस्टम के अंदर जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है उसके बराबर आ जाएगा। मतलब जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी अपने पास निकल के आ जाएगी। किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जब भी आप कैलकुलेट करोगे तो उसके लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करना है कि उसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है या जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है उस सिस्टम के अंदर, उसके थ्रू कितना वर्क हुआ वो आप कैलकुलेट करो, और उसके बाद में क्या करो, उसके आगे माइनस का सिंबल लगा दो, तो वो किसके बराबर आएगा, वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आएगा। यानी कि U इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ W के बराबर होगा। जो भी वर्क हमने कैलकुलेट किया है, जो रिस्टोरिंग फोर्स ने किया है, उसके आगे माइनस का सिंबल लगा दिया, तो ये किसके बराबर होगा, ये इस मास की जो भी इस स्प्रिंग से अटैच किया हुआ है इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो क्या होगा फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का, W का फॉर्मूला है हाफ के वाई स्क्वायर, और ये माइनस में है तो माइनस, और ये वाला माइनस तो हो जाएगा प्लस, तो ये आएगा हाफ के वाई स्क्वायर, माइनस सिंबल हट गया ना यहाँ से, तो ये अपने पास आंसर निकल के आ गया। मतलब अगर कोई भी पार्टिकल है और मान लो वो एसएचएम कर रहा है, लीनियर एसएचएम, तो अगर वो y डिस्टेंस से डिस्प्लेस किया जा रहा है तो उसकी जो y डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी वो कितनी होगी, U इक्वल टू हाफ के वाई स्क्वायर के बराबर होगी। ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या। ठीक, अब यहाँ पे y मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और जब भी कोई पार्टिकल एसएचएम करता है तो उसके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन तो हमको पता है, y इक्वल टू क्या होता है, a साइन ओमेगा टी। यानी कि आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, U इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्योंकि यहाँ पे y का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करके यहाँ पे पुट करेंगे। अच्छा, ये जो k है ये क्या चीज है, तो यहाँ पे ये जो k है इसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, और जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा होता है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ में इसका एक रिलेशन होता है, ओमेगा बराबर होता है लीनियर एसएचएम में अंडर रूट k बाई एम के। तो यहां से अगर मैं दोनों साइड में स्क्वायर कर दूं तो ओमेगा स्क्वायर बराबर आएगा k बाई एम। तो बताओ यहां से k किसके बराबर आया, m ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ गया। अब ये वैल्यू k की हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आएगी, यह आएगा हाफ, जो k है उसकी जगह m ओमेगा स्क्वायर लिखना है तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये अपने पास एक इक्वेशन आ गई t की टर्म्स में। एक तो अपने ये वाला फॉर्मूला काम आएगा, इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला फॉर्मूला अगर t की टर्म्स में आपको पता करना हो ना कि जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो इस टाइम पे बताओ उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, एक और चीज इसके अंदर, ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है इसको आप एक cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है उससे हम इसको कन्वर्ट करके लिख रहे हैं, u बराबर हम लिखेंगे हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, और ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है इसको लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, उससे मैंने इसको कन्वर्ट करके लिखा है। तो ये 2 और 2 तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 1/4
एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। अब यहां पे देखो, जब भी पार्टिकल एचएचएम करता है तो उसके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो यहां पे ओमेगा आता है, ठीक है, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और जब पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी आप कैलकुलेट कर रहे हो तो उस फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे ओमेगा के आगे 2 भी मल्टीप्लाई में आ रहा है, मतलब यहाँ पे t के मल्टीप्लाई में 2 ओमेगा आ रहा है, मतलब जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो इससे डबल आ रही है। इसका मतलब क्या है वो समझो। जब भी कोई पार्टिकल लीनियर एसएचएम कर रहा होगा, जब भी कोई पार्टिकल लीनियर एसएचएम कर रहा होगा, तो जिस फ्रीक्वेंसी से उसका जो एक तरह से डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट जिस फ्रीक्वेंसी से चेंज हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी उससे डबल फ्रीक्वेंसी से चेंज हो रही होगी। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो उससे डबल फ्रीक्वेंसी से चेंज हो रही होगी, है ना, क्योंकि इसमें 2 ओमेगा है ना, इसमें देखो ओमेगा है, इसमें क्या आ गया 2 ओमेगा। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी के टाइम के साथ में चेंज होने की फ्रीक्वेंसी एचएचएम करने वाले पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी से डबल होती है। अब इसके ऊपर ये क्वेश्चन बन सकता है कि एक पार्टिकल एचएचएम कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी है इतनी, तो बताओ उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो कितनी फ्रीक्वेंसी से चेंज हो रही होगी, तो उसका डबल कर देना। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अपने काम की चीजें क्या है, एक तो ये वाला फॉर्मूला है जिसपे हम क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे, और एक ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। ये और ये दो आप अच्छे से याद कर लेना, ये ज्यादा काम आएंगे अपने, ठीक है। क्लियर एकदम, देख लो इसमें कोई भी डाउट हो तो बताओ। चलूं आगे, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट है फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन एसएचएम। जब भी पार्टिकल एसएचएम कर रहा होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, अलग अलग पोजीशन पे उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, वो हम कैलकुलेट करके देखेंगे। तो यहाँ पे हमने एक पार्टिकल दिखा रखा है जिसका मास है सपोज करो m, और ये एसएचएम कर रहा है यहाँ पे। अब मान लो ये मेन पोजीशन से किसी y डिस्टेंस पे चला गया, मेन पोजीशन इसकी ये है, यहाँ से y डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका, तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि इसकी इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। कैसे कैलकुलेट करोगे काइनेटिक एनर्जी को, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब जब भी कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा होता है तो उसकी जो वेलोसिटी है उसकी इक्वेशन होती है v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये जो डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन होती है ना उसको डिफरेंशिएट करने पे आती है, तो ये याद रखना है आपको कि v इक्वल टू क्या होता है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो तो काइनेटिक एनर्जी टाइम की टर्म्स में आ जाएगी अपने पास हाफ एम। अब इसका स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना है, यानी कि ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो टाइम की टर्म्स में अगर आपको फॉर्मूला चाहिए तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अपने पास आ चुका है, ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। लेकिन कई बार हमें डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में बताना होता है, जैसे यहाँ पे बोला कि अभी जो पार्टिकल है उसका मेन पोजीशन से y डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, तो बताओ अभी इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो y आना चाहिए ना फॉर्मूले के अंदर। तो y की टर्म्स में वेलोसिटी की इक्वेशन होती है v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये इक्वेशन होती है एसएचएम करने वाले पार्टिकल की वेलोसिटी की इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट y। अब ये जो v की वैल्यू है अपने पास, इसका स्क्वायर करके हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो अपने पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट हाफ m। अब देखो इस v स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करके यहाँ पे लिखेंगे तो ये आएगा ओमेगा स्क्वायर, और इसका अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब ये जो इक्वेशन है ये भी आप यूज कर सकते हो अगर डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में आपको काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करके बतानी है। जैसे इस पे क्वेश्चन ये बनेगा कि एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, अभी वो इस पोजीशन पे है, y की वैल्यू इतनी है, तो बताओ उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो a का मतलब तो क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द एसएचएम। y की वैल्यू आपको गिवन होगी, वो वैल्यू पुट करके हम इसको सॉल्व कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी निकल के आ जाएगी, ठीक है। आया समझ में, तो ये इक्वेशन हम यूज करेंगे। अगेन यहाँ पे ये जो काइनेटिक एनर्जी की अपने पास इक्वेशन आ रही है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ये जो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। ये कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, उससे हमने इसको कन्वर्ट करके लिखा है। ये 2 आगे मल्टीप्लाई कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी बराबर आ जाएगी 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर
1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी। और अगेन आप एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे कॉस फंक्शन के आगे टी का जो मल्टीपल है वो क्या आ रहा है, 2 ओमेगा आ रहा है। तो जो भी पार्टिकल एसएचएम करता है उसकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और इसमें टी का मल्टीपल ओमेगा आता है, मतलब इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा। यहाँ पे ओमेगा की जगह आ गया 2 ओमेगा। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एसएचएम करने वाले पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी से डबल होगी। तो जैसे पोटेंशियल एनर्जी भी डबल फ्रीक्वेंसी से चेंज होती है, एसएचएम करने वाले पार्टिकल की जो भी फ्रीक्वेंसी होती है उससे डबल फ्रीक्वेंसी से पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही होती है टाइम के साथ में। और उसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी भी टाइम के साथ में, मतलब एसएचएम करने वाले पार्टिकल की जो फ्रीक्वेंसी है उससे डबल फ्रीक्वेंसी से चेंज हो रही होगी। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है काइनेटिक एनर्जी के चेंज होने की वो क्या होगी, डबल होगी। किससे डबल होगी, जो एसएचएम करने वाला पार्टिकल है उसकी फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, तो ये वाली चीज भी आपको याद रखनी है इसके अंदर। तो ये काइनेटिक एनर्जी के दो फॉर्मूले हैं जो हमको याद रखने हैं इसके अंदर। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूं, यहाँ पे ये जो फॉर्मूले हमने लिखे हैं इनके अंदर देखो एक चीज और यहाँ पे आप अच्छे से इसमें याद रखना कि ये जो फॉर्मूला है, जैसे इसी को ले लेते हैं u इक्वल टू हाफ के वाई स्क्वायर। जब पार्टिकल मेन पोजीशन पे होता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है जीरो। तो अगर y की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, जीरो। यानी कि जब भी पार्टिकल मेन पोजीशन पे होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, और जीरो होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, जीरो आएगी। यानी कि मेन पोजीशन पे, यानी कि ये वाली जो पोजीशन है ना, मेन पोजीशन इसको बोलते हैं, इस पोजीशन पे पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम। कितनी, जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी की जो मिनिमम वैल्यू अपने पास आती है ना, वो आती है जीरो। और कब आती है, एट मेन पोजीशन। और जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, मतलब जहां तक ये जा पा रहा होगा एसएचएम करते टाइम पे, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। मतलब वो जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना उसको एम्पलीट्यूड ए बोला जाता है। तो y की वैल्यू अगर ए पुट कर दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी अपने पास। और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आती है पोटेंशियल एनर्जी की, एक्सट्रीम पोजीशन पे, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ के ए स्क्वायर। ए मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ द एसएचएम। तो मेन पोजीशन पे क्योंकि y जीरो होगा इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम। और जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो y की वैल्यू एम्पलीट्यूड के बराबर, और y की वैल्यू एम्पलीट्यूड a के बराबर है, तो a पुट करोगे इस फॉर्मूले के अंदर तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम। तो ये याद रखना है आपको, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम कहाँ होती है, मेन पोजीशन पे, मैक्सिमम कहाँ होती है, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर। ठीक है, इसी तरीके से जो काइनेटिक एनर्जी है उसका जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ये वाला फॉर्मूला ले लो। इस फॉर्मूले से हम बता सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मेन पोजीशन पे कितनी होगी और एक्सट्रीम पोजीशन पे कितनी होगी। जैसे मेन पोजीशन पे बताना है तो y की वैल्यू जीरो पुट करो। अगर y की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो आंसर आएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू अपने पास निकल के आ जाएगी। और कहां पे, एट मेन पोजीशन, क्योंकि मेन पोजीशन पे y जीरो बन जाएगा तो ए स्क्वायर में सब्ट्रैक्ट होने वाली वैल्यू अगर जीरो बन गई तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ रही होगी, मैक्सिमम आ रही होगी। तो मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम। उल्टा होगा मतलब काइनेटिक एनर्जी जहां पे मैक्सिमम है ना वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। ठीक है, और अगर मैं एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाऊं जहां पे y की वैल्यू एम्पलीट्यूड के बराबर होती है, तो ये अगर y a पुट करोगे तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये तो जीरो बन जाएगा कैंसिल होके, तो पूरा आंसर आएगा जीरो। मतलब काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी मिनिमम, कितनी, जीरो। कब, एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो याद रखना है कि एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जीरो। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे, और काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या हो जाती है, जीरो। तो एक मैक्सिमम है और दूसरा जीरो है, याद रखना है। ये मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जीरो। आप इसको ऐसे याद रखो, जैसे एक सिंपल पेंडुलम होता है, आप इससे इसको याद रख सकते हो कि कब मैक्सिमम है और कब कौन मिनिमम है। ये एक सिंपल पेंडुलम है, आप इसको मान लो ऑसिलेशंस करवा रहे हो, तो ये इसकी मेन पोजीशन है। जब ये यहां से गुजर रहा होता है तो इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है इस पोजीशन पे, फिर ऊपर जाएगा तो स्पीड कम होती होती, यहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो, फिर ये वापस पलट के आएगा, है ना। तो मेन पोजीशन पे स्पीड अगर मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम, है ना। बस एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा जब ये, तो यहाँ पे इसकी स्पीड हो जाएगी जीरो, क्योंकि इसको पलट के वापस आना है।
तो यहाँ पे कम होते होते स्पीड हो जाएगी जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई जीरो। और काइनेटिक एनर्जी अगर मिनिमम है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी मैक्सिमम, है ना, क्योंकि दोनों टाइप की जो एनर्जी का सम है ना वो कांस्टेंट रहता है एसएचएम में। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में जो एनर्जी का सम है वो हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। तो ये वाली बात यहाँ पे हमको अच्छे से याद रखनी है। बोलो आया क्या समझ में? चलो आगे। इसके बाद में फिर दोनों टाइप की जो एनर्जी है उनके फॉर्मूले में लिख देता हूं, फिर टोटल एनर्जी कितनी होगी एसएचएम में वो हम कैलकुलेट करके देखेंगे। तो हमने ये देखा कि जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है लीनियर एसएचएम के अंदर, उसका फॉर्मूला होता है हाफ के वाई स्क्वायर, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, के की वैल्यू मैंने यहां पे पुट कर दी, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो y की वैल्यू होती है ना ए साइन ओमेगा टी, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये देखो तीन तरीके से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका फॉर्मूला बनता है हाफ एम, अब देखो v को हम ए ओमेगा कोस ओमेगा टी लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। एक तो ये फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला आपको बताया था कि v इक्वल टू होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो उससे आप इसको सॉल्व करोगे तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ये आएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दूसरा फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले आ गए अपने पास। टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो टोटल एनर्जी और कैलकुलेट करके देख लेते हैं, मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का मैं यहाँ पे सपोज करो कोई भी सेम टाइप के से फॉर्मूले ले लो, जैसे डिस्प्लेसमेंट में ले रहे हो तो दोनों के फॉर्मूले डिस्प्लेसमेंट में जो भी है ना वो लिखेंगे। जैसे डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में क्या है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। देखो ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और माइनस का फिर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या आएगा, ये वाली टर्म इससे कैंसिल, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ही बचेगा यहाँ पे, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बचा। तो ये है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। तो जब भी पार्टिकल एसएचएम कर रहा होगा तो उसकी जो टोटल एनर्जी बनेगी वो कितनी बनेगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यहां पे आप एक चीज नोटिस करो फॉर्मूले के अंदर कि टी की कोई भी टर्म नहीं आ रही है। जब एसएचएम करता है कोई भी पार्टिकल तो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है, तो ओमेगा यहाँ पे कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है तो ए यहाँ पे कांस्टेंट, मास ऑफ द पार्टिकल कांस्टेंट होता है तो एम यहाँ पे कांस्टेंट, 1/2 अपने आप में कांस्टेंट है ही, तो सारी चीजें कांस्टेंट हो गई। इसका मतलब जो भी पार्टिकल एसएचएम कर रहा होगा उसकी टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। और जो काइनेटिक एनर्जी है और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टाइम के साथ में चेंज हो रही होंगी, लेकिन उन दोनों का जो सम है जिसको हम क्या बोल रहे हैं टोटल एनर्जी, वो क्या रहेगा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब इसको एक ग्राफ के थ्रू समझाता हूं आपको। देखो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है या जो एनर्जी है और जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट वाई, उनके बीच में आपको ग्राफ दिखाया हुआ है। क्या रिलेशन है पोटेंशियल एनर्जी के लिए डिस्प्लेसमेंट और पोटेंशियल एनर्जी में, U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर बोल सकते हो भाई, ये 1/2 कांस्टेंट, K यहाँ पे कांस्टेंट, तो U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर बोल सकते हैं क्या, हाँ जी बोल सकते हैं। और जब भी एक चीज दूसरे के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो इससे ग्राफ बनता है पैराबोलिक, तो यहाँ पे पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। और जब y की वैल्यू 0 होगी तो उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी 0, तो इस पोजीशन पे y 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0, फिर जैसे जैसे y बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो देखो ये वाला जो ग्राफ है ना, ऐसे ये वाला ग्राफ पॉजिटिव साइड में और नेगेटिव वाली साइड में भी y की वैल्यू चाहे नेगेटिव में पुट करो, स्क्वायर की वजह से वो पॉजिटिव भी हो जाएगी, तो ये वाला ग्राफ नेगेटिव वाली साइड में भी ऊपर की तरफ ही बनेगा। तो ये कौन सा ग्राफ है, ये है पोटेंशियल एनर्जी वाला ग्राफ। किसका ग्राफ है ये, पोटेंशियल एनर्जी वाला ग्राफ है। आया समझ में। ऐसे काइनेटिक एनर्जी को अब एक्सप्लेन करेंगे। देखो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसा बनेगा, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू अपने पास आया y के टर्म्स में है ना ग्राफ, इसलिए मैं ये वाला फॉर्मूला देख रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जब y की वैल्यू 0 होगी, मेन पोजीशन पे y की वैल्यू 0 होगी
तो आंसर आएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, मतलब काइनेटिक एनर्जी आएगी मैक्सिमम। तो देखो जब y की वैल्यू 0 है तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। ठीक है, और उसके बाद में जैसे जैसे y की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ए स्क्वायर में से वाई स्क्वायर माइनस हो रहा है तो ये वैल्यू घटती जाएगी, क्योंकि ए स्क्वायर में से ये माइनस कर रहे हो, और ये माइनस होने वाली वैल्यू y के बढ़ने के साथ साथ क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये डिफरेंस क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, मतलब आंसर छोटा होता जाएगा। और जब y बढ़ता बढ़ता एम्पलीट्यूड के बराबर ही हो जाएगा उस टाइम पे y की वैल्यू a पुट करो तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये तो जीरो बन जाएगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जीरो। कब, एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो देखो ये वाला ग्राफ बनेगा, जब एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा पार्टिकल तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, और जब मेन पोजीशन पे होगा तो काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम। तो ये ग्राफ बन गया इसका। फिर टोटल एनर्जी कितनी आई, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। क्या ये y के ऊपर डिपेंड कर रहा है या t के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं, इसका मतलब ये कांस्टेंट रहेगी। तो ये देखो यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ की हुई है, और ये जो कांस्टेंट वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन यहाँ पे दिखा रखी है, ये क्या है, ये टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे ये वाली जो लाइन है ना, ये टोटल एनर्जी को, और टोटल एनर्जी के चेंज होने की फ्रीक्वेंसी अगर आपको पूछे तो क्या बताओगे, तो वो तो टाइम के साथ चेंज नहीं होती। इसका मतलब टोटल एनर्जी के चेंज होने की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीरो। जैसे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के चेंज होने की जो फ्रीक्वेंसी है वो एसएचएम करने वाले पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी से डबल होती है, बताया था अभी। लेकिन टोटल एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि टोटल एनर्जी टाइम के साथ में कांस्टेंट रहेगी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ टोटल एनर्जी विल बी जीरो। कौन सी फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, टोटल एनर्जी के चेंज होने की फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, और ये हमेशा क्या रहेगी, जीरो रहेगी। क्यों, क्योंकि ये टाइम के साथ में या डिस्प्लेसमेंट के साथ में चेंज नहीं होगी, इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे। आगे सारी बातें समझ में, कोई भी डाउट है तो बताओ, इसके अंदर देख लो। जो टोटल एनर्जी है वो इसलिए कांस्टेंट है, यहाँ पे आप ये पूछ सकते हो भी टोटल एनर्जी कांस्टेंट कैसे है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तो टाइम के साथ में चेंज हो रही है, तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट कैसे है। तो एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम भी तो हो रही है। जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है मेन पोजीशन पे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है, तो एक मैक्सिमम है और दूसरी जीरो। और जब एक्सट्रीम पोजीशन पे जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी वहां पे मैक्सिमम हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। तो दोनों का जो सम है वो कांस्टेंट है। ठीक है, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, लेकिन दोनों का जो सम है वो क्या रहेगा, टाइम के साथ में कांस्टेंट रहेगा। क्लियर, चलो आगे क्वेश्चंस किए जाएं अब। लो जी, पहला क्वेश्चन देखो, एन ऑब्जेक्ट परफॉर्म एसएचएम of amplitude 5 centimeter and time period 4 second. If timing is started when the object is at the mean position, then find frequency of oscillations, displacement at 0.5 second, maximum acceleration of the object, फोर्थ है इसके अंदर velocity at a displacement of 3 centimeter. अब ये चार चीजें हमको कैलकुलेट करके बतानी है। क्या क्या दे रखा है पहले मैं वो लिख देता हूं एक बार। इसने बोला कि एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है और उसका एम्पलीट्यूड कितना है, 5 सेंटीमीटर के बराबर है, और उसका टाइम पीरियड कितना है, 4 सेकंड के बराबर है। ठीक है, और टाइमिंग कहां से स्टार्ट करी है हमने, मेन पोजीशन से हमने टाइमिंग स्टार्ट करी है। फिर इसने क्या पूछा, पहली चीज पूछी है फ्रीक्वेंसी। क्या पूछा, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम 1/t भी लिख सकते हैं, टाइम पीरियड का जो रेसिप्रोकल है वही होता है फ्रीक्वेंसी। तो t कितना है, 4, यानी कि आ गया 1/4 हर्ट्ज। ये आ गई इसकी फ्रीक्वेंसी है। सेकंड इनवर्स भी इसकी यूनिट आप लिख सकते हो। ठीक है, आया समझ में। दूसरी चीज क्या पूछी इसने, सेकंड पूछा इसने डिस्प्लेसमेंट एट 0.5 सेकंड। अब डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है वो लिख दो, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। जब भी पार्टिकल मेन पोजीशन से चलना स्टार्ट करेगा तब इक्वेशन होगी y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, और अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से चलना स्टार्ट कर रहा है तब उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू a cos ओमेगा टी। याद रखना ये डिफरेंस। कई क्वेश्चंस में हम cos ओमेगा टी लेंगे तो वो तब लेंगे जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से चलना स्टार्ट करेगा। ठीक है, अभी आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा है कब, 0.5 सेकंड पे, तो y की वैल्यू पूछी जा रही है, y को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है, 5 साइन। अच्छा, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा तो होता है 2 पाई बाई टी। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई टी। टी की वैल्यू कितनी है, 4 सेकंड। और ये वाला टी वो टाइम है जब आपको पूछा जा रहा है जो कि है 0.5 सेकंड। बताओ क्या आएगा, तो 5 साइन और ये आएगा पाई बाई 4। तो बताओ क्या है आंसर,
साइन पाई बाय 4 1/√2 यानी कि आंसर आ गया 5/√2 सेंटीमीटर। ये आ गया अपने पास में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तीसरी चीज क्या पूछी इसने, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है, देखो एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये इक्वेशन होती है। अब एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होता है, जब y की वैल्यू यानी कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होती है, एम्पलीट्यूड के बराबर, मैक्सिमम यानी कि एम्पलीट्यूड के बराबर। व्हेन y इक्वल टू a देन एक्सेलरेशन विल बी मैक्सिमम, और कितना होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर a के बराबर होगा। आया समझ में? ठीक है, तो एक्सेलरेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर a के बराबर। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो ये माइनस सिंबल आप हटा सकते हो, ओमेगा स्क्वायर ए, ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी, उसका स्क्वायर कर देंगे इनटू ए। अब मैं ये सारी वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर रहा हूं, तो ए मैक्स यानी कि मैक्सिमम जो एक्सेलरेशन वो आ जाएगा 2 पाई का स्क्वायर क्या होगा 4 पाई स्क्वायर, टाइम पीरियड कितना है यहाँ पे 4 सेकेंड है, तो 4 पुट करोगे फिर उसका स्क्वायर भी करने पड़ेगा, तो 16 आएगा। एम्पलीट्यूड है 5, तो ये कितना आएगा 5 इंटू 4 यानी कि 20, तो ये इससे कैंसिल कर दो, इसको 4 से इसको कैंसिल कर दो, तो ये कितना आएगा 4 यानी कि 5/4 पाई स्क्वायर, ये आ गया अपने पास में मैक्सिमम एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया मैक्सिमम एक्सेलरेशन। और फोर्थ चीज इसने क्या पूछी है, वेलोसिटी एट ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3 सेंटीमीटर, तो v इक्वल टू होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्यों यूज किया वेलोसिटी का, क्योंकि आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और वेलोसिटी पूछी है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो v इक्वल टू ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी, टी की वैल्यू होती है 4, टी की वैल्यू दे रखी है 4 सेकेंड, एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है 5, और y मतलब किस पोजीशन पे अभी पार्टिकल है 3 सेंटीमीटर पे है, तो 3 पुट कर देंगे, स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे, ये 25 आएगा, ये 9 आएगा, डिफरेंस देखोगे तो 16 आ रहा है, 16 अंडर रूट से बाहर आएगा तो 4 होके बाहर आएगा, तो ये आएगा सॉल्व करने पे 2 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि डेटा सेंटीमीटर में दे रखा है ना डिस्प्लेसमेंट वगैरह, इसलिए सेंटीमीटर पर सेकेंड में अपने पास वेलोसिटी निकल के आएगी। बोलो आया क्या समझ में, आसान है एकदम। तो इस तरीके से आपको चारों चीजें कैलकुलेट करके बतानी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एम्पलीट्यूड ऑफ ए हार्मोनिक ऑसिलेटर इज ए व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी, देन डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। तो y की वैल्यू बतानी है। ये बोल रहा है कि जिस पोजीशन पे जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ है, v मैक्स बाई 2 है, तो वो पोजीशन क्या होगी जहां पे ऐसा होगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल का फॉर्मूला क्या होता है, तो v इक्वल टू होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप खुद बताओ कि अगर y की वैल्यू 0 पुट कर दी जाएगी तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे मैक्सिमम कितनी ये आएगी ओमेगा इंटू ए के बराबर, जब y इक्वल टू क्या होगा 0, उस कंडीशन में यानी कि मेन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या आएगी मैक्सिमम इतनी आएगी। तो ये जो बोल रहा है ना क्वेश्चन में कि मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ हो जाएगी वेलोसिटी, इसका मतलब जिस पोजीशन की ये बात कर रहा है वहां पे वेलोसिटी क्या हो चुकी है ओमेगा ए बाई 2 हो चुकी है। या आया समझ में, मैक्सिमम वेलोसिटी जो भी है पार्टिकल की उसका हाफ कर दो, ये है v की वैल्यू। अब आपको पूछा कि वो पोजीशन क्या है, तो इस फॉर्मूले के अंदर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, v की जगह तो मुझे लिखना है ओमेगा ए बाई 2 और इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये y आपको पूछा जा रहा है यहाँ पे कि किस पोजीशन पे ऐसा हुआ कि जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ हो गई। ओमेगा से ओमेगा उड़ा देंगे दोनों साइड में, इधर a बाई 2 आएगा, इधर आएगा अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, स्क्वायर करो दोनों साइड में, इधर बनेगा ए स्क्वायर बाई 4, इधर आएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इधर ले जाओ, ये इधर ले आओ, तो ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर बाई 4 माइनस करेंगे तो ये आएगा 3/4 ए स्क्वायर। तो y क्या आएगा, तो दोनों साइड में अंडर रूट कर दो, इधर आएगा √3, 4 का अंडर रूट होगा 2, ए स्क्वायर का होगा a, ये अपना आंसर है √3/2 a, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। इस पोजीशन के ऊपर जो v की वैल्यू है वो मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ हो जाएगी। आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल इन SHM एट x इक्वल टू a/3 एंड x इक्वल टू 2a/3 विल बी। ये दो अलग अलग पोजीशन बताइए, तो इन पोजीशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी का रेशियो बताना है।
किसी भी पोजीशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे x के टर्म्स में क्वेश्चन दे रखा है इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिया, अदरवाइज हम वाई स्क्वायर का सिंबल यहाँ पे यूज कर रहे हैं, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले जो वेलोसिटी है वो आपको पता करनी है, इसको v1 बोल देते हैं, x इक्वल टू a बाई 3 पे, तो x की जगह a बाई 3 लिख दो तो ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस a बाई 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे ना तो ये a स्क्वायर तो कॉमन लेके आप अंडर रूट से बाहर निकाल दो तो ये आ जाएगा a बाहर, a स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो a बन जाएगा, यहां बचेगा 1 माइनस 1/9 जो कि होगा 8/9 के बराबर, अंडर रूट में आएगा 8/9। सेकंड जो पोजीशन है वहां पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो सेकंड पोजीशन बता रखी है 2a/3, तो आप x की जगह 2a/3 लिख दो, यानी कि ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 2a/3 का स्क्वायर। अगेन इसको सॉल्व करोगे, ए स्क्वायर इसका और इसका आप कॉमन लेके अंडर रूट से बाहर निकाल दो तो ये बन जाएगा ओमेगा ए, अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 4/9 और 1 माइनस 4/9 होता है 5/9, तो ये आएगा 5/9। अब इनका रेशो लेना है तो v1 अपॉन v2 आपको बताना है, तो ओमेगा ए और ओमेगा ए ये तो उड़ जाएगा रेशो में, ठीक है, और ये जो अपॉन में अंडर रूट के अंदर 9 है ये भी उड़ जाएगा, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये 8/5 आएगा अंडर रूट के अंदर, ये अपना आंसर होगा। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ओमेगा ए कैंसिल, 9 भी कैंसिल, तो अंडर रूट के अंदर क्या बचा अंडर रूट 8/5, यानी कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। सिंपल, आसान एकदम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम ऑन ए लाइन 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, इफ इट्स वेलोसिटी एट मीन पोजीशन इज 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, देन डिटरमाइन इट्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये बोल रहा है कि एक लाइन के ऊपर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है और उस लाइन की लेंथ कितनी है, लाइन की लेंथ आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर के बराबर। मान लो ये लाइन है जिसके ऊपर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से पार्टिकल इधर इधर एसएचएम कर रहा है ये। अब ये इसकी मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन, लाइन की जो टोटल लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर दे रखी है, तो हाफ लेंथ क्या होगी यहां से यहां तक की 2 सेंटीमीटर, और मेन पोजीशन से पार्टिकल मैक्सिमम जितनी दूरी तक जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ पे एम्पलीट्यूड किसके बराबर है, 2 सेंटीमीटर के बराबर है, ये हमको पहली लाइन से पता चल गया। फिर इसने बोला कि जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो कितनी है 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो बताना है कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अच्छा, ये वेलोसिटी कहाँ पे है, मेन पोजीशन पे। मेन पोजीशन से जब भी पार्टिकल गुजर रहा है तो मेन पोजीशन पे आपको पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और उस मैक्सिमम वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं ओमेगा इनटू ए, है ना। मेन पोजीशन से जब भी पार्टिकल गुजरेगा तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और किसके बराबर होगी, ओमेगा ए के बराबर होगी। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओमेगा क्या होता है यहाँ पे 2πf, एफ मतलब क्या है फ्रीक्वेंसी, इनटू ए मतलब एम्पलीट्यूड जो कि 2 के बराबर है, 2 सेंटीमीटर। तो बताओ एफ क्या आएगा यहाँ पे, तो 12 अपॉन 2 इंटू 2 4, तो 4 पाई, तो ये आएगा 3 अपॉन पाई हर्ट्ज। ये अपना फाइनल आंसर हो गया। तो देखो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। आया समझ में, क्लियर एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज 2.5 जूल व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, यानी कि y जब a/2 के बराबर है तो उस कंडीशन में जो पार्टिकल है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है अपने पास में 2.5 जूल के बराबर आ रही है। ठीक है जी, पूछा है देन डिटरमाइन द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। यहाँ पे y की वैल्यू किसके बराबर है, a/2 के बराबर है, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 2.5 जूल के बराबर है। ये वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, u की जगह लिख दो 2.5 जूल, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, y की जगह क्या लिखेंगे a/2 लिखेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, इधर क्या आएगा 2.5 इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इनटू, क्या मैं इसको 1/4 बोल सकता हूँ, 1/2 के स्क्वायर को, अपॉन में जो 2 है ना उसका स्क्वायर 4 बन जाएगा, तो 1/4, ये 4 इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 2.5 इंटू 4 यानी कि 10 इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर।
अब याद करो जो टोटल एनर्जी होती है एसएचएम के अंदर पार्टिकल की वो होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी कि ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया अपने पास। तो टोटल एनर्जी कितनी है यहाँ पे 10 जूल के बराबर है। लो खत्म क्वेश्चन। बोलो आया क्या समझ में? आसान है एकदम। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम पीरियड ऑफ ए पार्टिकल अंडरगोइंग एसएचएम इज 16 सेकेंड। It start its motion from mean position. After 2 seconds, its velocity 0.4 मीटर पर सेकेंड. Then the amplitude is. Amplitude आपको बताना है। क्या क्या दे रखा है इसने? टाइम पीरियड दे रखा है 16 सेकेंड। 16 सेकेंड क्या है? टाइम पीरियड। It starts its motion from the mean position. mean position से इसने चलना स्टार्ट किया और 2 सेकेंड बाद में, कितने टाइम बाद में? 2 सेकेंड बाद में इसकी जो वेलोसिटी है वो हो जाती है 0.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। देन द एम्पलीट्यूड इज, एम्पलीट्यूड आपको बताना है। देखो वेलोसिटी आपको दे रखी है तो वेलोसिटी की इक्वेशन लिखेंगे हम लोग। वेलोसिटी की इक्वेशन होती है ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। जो डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन होती है ना उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमको वेलोसिटी की इक्वेशन मिलती है जो कि होते हैं v इक्वल टू ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पे v कितना दे रखा है? 0.4 दे रखा है। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई टी। टी दे रखा है 16 सेकेंड। एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है? अच्छा वो तो फाइंड करना है अपन को। कॉस ओमेगा अगेन यहाँ पे 2 पाई बाई टी, टी की वैल्यू 16 और कौन से टाइम पे ये वेलोसिटी इतनी हो गई? 2 सेकेंड पे। तो स्मॉल टी की वैल्यू है 2 सेकेंड। इसको सॉल्व कर दो। ये आएगा 0.4 इक्वल टू ये आएगा पाई बाई 8 ए इन 2। ये देखो यहाँ पे पाई बाई 4 बनेगा, ये कैंसिल करके आप देखोगे ना पाई बाई 4 जो कि होता है 1 बाई रूट 2। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। तो एम्पलीट्यूड किसके बराबर आएगा? ये 8 रूट 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे 0.4 इंटू 8 रूट 2 और फिर डिवाइड किससे करना है? इसको पाई से डिवाइड करना है। ये जो पाई है ये अपॉन में चला जाएगा। तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे। आप इसको पूरा सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा 1.44 मीटर के बराबर। तो ये अपना आंसर है यहाँ पे। जो सी वाला ऑप्शन है ये यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एसएचएम व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एंड व्हाट फ्रैक्शन इज पोटेंशियल व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। मतलब पार्टिकल जब हाफ एम्पलीट्यूड वाले डिस्प्लेसमेंट पे होगा यानी कि y इक्वल टू a बाई 2 होगा उस टाइम पे कितना फ्रैक्शन एनर्जी का, उसके बाद जो भी एनर्जी होगी उसका कितना फ्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगा और कितना फ्रैक्शन काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगा, ये आपको बताना है। सेकंड आपको बताना है एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर इक्वल। मतलब कौन से वाले पोजीशन के ऊपर, कौन से वाली डिस्प्लेसमेंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होंगी, y की वैल्यू वो बतानी है आपको। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले तो इसने ये बताया है कि y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे a बाई 2 के बराबर है। y की वैल्यू है a बाई 2। तो इस पोजीशन पे आपको बताने की कितना फ्रैक्शन एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में है और कितना फ्रैक्शन काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है। फ्रैक्शन का मतलब होता है कि पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में जितनी भी एनर्जी है उसको टोटल एनर्जी से डिवाइड कर दो तो अपने पास टोटल एनर्जी का वो फ्रैक्शन आ जाएगा जो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगा। और अगर हम जो काइनेटिक एनर्जी है उसको टोटल एनर्जी से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वो फ्रैक्शन आ जाएगा जो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी का होगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, पहले पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखना है। U इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। किसी भी डिस्प्लेसमेंट y के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला ये होता है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होता है इसने a बाई 2, तो यहाँ पे y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं a बाई 2, उसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आएगा a स्क्वायर बाई 4। u इक्वल टू आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 4। ठीक है, ये आ गई अपने पास पोटेंशियल एनर्जी। आपको पूछा है फ्रैक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, फ्रैक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जिसका फॉर्मूला होगा पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई टोटल एनर्जी। अब जो टोटल एनर्जी होती है एसएचएम में उसका फॉर्मूला होता है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ये देखो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर ही लिखा है तो इस पूरे टर्म को उठा के u के नीचे ले आओ, ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे जब आप u के अपॉन में हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर लिखोगे यानी कि टोटल एनर्जी लिखोगे तो इधर क्या बचेगा 1/4 बचेगा सिर्फ, यानी कि ये 1/4 आएगा। यानी कि टोटल एनर्जी का कितना फ्रैक्शन
पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में है 1/4, मतलब इस पोजीशन पे जो टोटल एनर्जी है ना पार्टिकल की, उसका 1/4 पोर्शन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में है। और काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कितना होगा फ्रैक्शन, तो उसके लिए सिंपली अगर टोटल एनर्जी 1 है तो उसमें से 1/4 माइनस कर दो तो 3/4 बच जाएगा, यानी कि 3/4 पोर्शन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगा। लेकिन अगर आप सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो। जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे a/2 पुट करो इसके अंदर, ये आएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर यानी कि a²/4। ये आएगा सॉल्व करेंगे तो 3/4, तो 3/4 इंटू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया इधर, ये इसके अपॉन में ले आओ काइनेटिक एनर्जी के, तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी यानी कि 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये किसके बराबर है 3/4। तो यही है फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगा, कितना होगा 3/4 होगा। ठीक है, तो पहला आंसर आ चुका है अपना। फिर बी वाले पार्ट में पूछा है कि कौन सी पोजीशन पे या कौन से डिस्प्लेसमेंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होंगी। U इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होगा कौन सी पोजीशन पे। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख दो हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, इधर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख दो हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करोगे यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लोगे इसको, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर तो उड़ाई दो, इधर आया वाई स्क्वायर, इधर आएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर उधर चला जाएगा तो 2y स्क्वायर बन गया इक्वल टू ए स्क्वायर। तो बताओ y इक्वल टू क्या आएगा, तो पहले तो ये 2 अपॉन में ले आओ तो a²/2 बनेगा, फिर अंडर रूट करना पड़ेगा तो ये आएगा a/√2 अपना आंसर। मतलब इस पोजीशन के ऊपर जो हाफ एनर्जी है वो मतलब काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी और हाफ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगी। ठीक है, और दोनों इक्वल होंगी। आया समझ में? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज गिवन बाय y इक्वल टू 0.25 साइन 200t सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो मैक्सिमम स्पीड बतानी है। मैक्सिमम स्पीड एसएचएम के अंदर होती है v मैक्स इक्वल टू ओमेगा a के बराबर। तो इसमें आपको ओमेगा और a पता होना चाहिए। ओमेगा क्या होता है, तो इस इक्वेशन से देखो, ये अगर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है तो इसको मैं कंपेयर कर लेता हूं डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन से, y इक्वल टू a साइन ओमेगा t से। तो ओमेगा कितना है यहाँ पे, t का जो मल्टीपल होता है वही होता है ओमेगा, जो यहाँ पे 200 दे रखा है, और एम्पलीट्यूड कहाँ लिखा होता है, साइन फंक्शन के इधर लिखा होता है। तो ये है यहाँ पे एम्पलीट्यूड 0.25, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 50 और सेंटीमीटर पर सेकेंड अपना आंसर होगा। ठीक है, 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपको इक्वेशन देख के पता चलना चाहिए कि भी कौन कौन सी वैल्यूज आपको गिवन है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम हैविंग एम्पलीट्यूड a possesses velocity √3/2 टाइम्स द वेलोसिटी एट द मेन पोजीशन। ये बोल रहा है कि किसी एक पोजीशन के ऊपर जो पार्टिकल है उसकी जो वेलोसिटी है वो √3/2 टाइम्स है किसका, जो इसकी वेलोसिटी है मेन पोजीशन पे उसका। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल शेल बी, तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, मतलब कहाँ पे होना चाहिए वो पार्टिकल, ताकि उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो, मैक्सिमम वेलोसिटी का √3/2 टाइम्स हो। क्योंकि मेन पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है ना पार्टिकल की वो मैक्सिमम होती है, इसलिए मैं इसको वी मैक्स बोल रहा हूँ। तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो होगी मेन पोजीशन पे उसका √3/2 टाइम्स होनी चाहिए वेलोसिटी। तो इसके लिए किस पोजीशन पे पार्टिकल होना चाहिए ताकि ऐसा रिलेशन बने। ठीक है, v की इक्वेशन होती है ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू √3/2, और v मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा इंटू a। जो पार्टिकल की एसएचएम में मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो ओमेगा a होती है, और कहाँ पे होती है, मेन पोजीशन पे होती है। ओमेगा दोनों साइड में उड़ा दो, स्क्वायर कर दो दोनों साइड में, तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3/4 a स्क्वायर। अब ये वाई स्क्वायर उधर ले जाओ तो ये वाई स्क्वायर चला जाएगा उधर, ये इधर लेके आओगे तो ये आएगा a स्क्वायर में से 3/4 a स्क्वायर माइनस करोगे तो a²/4 बचेगा। तो y क्या है यहाँ पे, अंडर रूट करो a/2 आया, तो y इक्वल टू a/2 होना चाहिए। उस पोजीशन के ऊपर फिर क्या होगा, जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की वो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी का √3/2 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज गिवन बाई एक्स इक्वल टू ए साइन 2 पाई टी प्लस पाई बाई 3 द फर्स्ट टाइम फ्रॉम टी इक्वल टू 0 व्हेन द वेलोसिटी इज मैक्सिमम इज, मतलब टी इक्वल टू 0 के बाद में किस पोजीशन पे, यानी कि वो टाइम क्या होगा, मतलब कौन सा टाइम होगा जहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। भाई टी इक्वल टू 0 पे वो मेन पोजीशन पे रहेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। उसके बाद में वो जाएगा आगे फिर वापस आएगा, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी दोबारा मैक्सिमम कब होगी, जब वो दोबारा मेन पोजीशन से गुजर रहा होगा। तो ये पूछ रहा है कि बताओ कि वो टाइम कौन सा होगा जिस टाइम के ऊपर जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी टी इक्वल टू 0 के बाद में। भाई मेन पोजीशन से चलना स्टार्ट कर रहा है पार्टिकल तो मेन पोजीशन पे तो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, ये हमको पता ही है। जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाता है तो वेलोसिटी हो जाती है 0, फिर वापस मेन पोजीशन की तरफ आता है तो बढ़ते बढ़ते हो जाती है मैक्सिमम। तो वो टाइम बताना है टी इक्वल टू कितना सेकंड होगा जब वो मेन पोजीशन पे दोबारा आ रहा होगा घूम के, ऐसा मान लो, ठीक है, क्योंकि तभी उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। अब ये कैसे पता चलेगा, देखो बिल्कुल आसान है। पहले ये देखते हैं कि कब कब, मतलब कौन कौन से फेज के ऊपर जो पार्टिकल है वो मेन पोजीशन से गुजर रहा होगा। देखो पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट करेगा, पहले इधर जाएगा फिर वापस आएगा, फिर इधर जाएगा फिर वापस आएगा, ठीक है। इस पूरे ड्यूरेशन को, यानी कि जब एक चक्र कंप्लीट होता है तो 2 पाई का फेज चेंज होता है, जैसे एक सर्कुलर मोशन होता है ना पार्टिकल का, उससे कंपेयर कर लो। सर्कल जब कंप्लीट होता है तो 2 पाई का एंगल पार्टिकल कंप्लीट करता है, फिर वापस चलता है उसी सर्कल पे, वापस 2 पाई एंगल कवर करता है। अब पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट किया, अभी ये जो टोटल पाथ होगा ना इसका, उसका 1/4 चला गया यहाँ पे, यानी कि एंगल इसने कवर किया π/2, फिर वापस आया तो एंगल कवर हुआ π/2, यानी कि टोटल मिला के हो गया पाई, फिर इधर गया π/2 एंगल और कवर किया, यानी कि हो गया 3π/2, फिर वापस आया π/2 और ऐड करो तो हो गया 2 पाई, ऐसे हुआ। तो कब कब ये मेन पोजीशन पे था, t इक्वल टू 0 पे, या जब इसका फेज 0 था तब, फिर π/2 पे तो यहाँ पे है ये, फिर वापस पाई पे वापस आ गया ये, यानी 0 पे ये मेन पोजीशन पे है, पाई पे ये मेन पोजीशन पे, फिर 3π/2 पे इधर चला गया, फिर 2 पाई पे वापस आ गया, तो 2 पाई पे वापस ही मेन पोजीशन पे है। तो कब कब ये मेन पोजीशन से गुजर रहा होगा, जब इसका फेज कितना होगा, 0 पाई या 2 पाई या 3 पाई या 4 पाई एंड सो ऑन। मतलब जब जब पाई का इंटीजर मल्टीप्लाई आएगा कोई भी, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, ये हर बार मेन पोजीशन से गुजर रहा होगा, या तो इधर जा रहा होगा या इधर जा रहा होगा, और मेन पोजीशन से गुजर रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी उस टाइम पे, मैक्सिमम। अब जब ये फेज इनमें से किसी भी एक फेज से मैच कर रहा होगा तो उसका मतलब होगा कि वो पार्टिकल उस टाइम पे मेन पोजीशन से गुजर रहा होगा। अब क्वेश्चन में ये बोला कि t इक्वल टू 0 के बाद में बताओ कि वो फर्स्ट टाइम वो कब मेन पोजीशन से गुजरेगा या उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो मेन पोजीशन पे आएगा घूम के तभी तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो t इक्वल टू 0 के बाद में कब होगा, उसका फेज क्या होना चाहिए ताकि वो मेन पोजीशन पे आए, वो होना चाहिए पाई। इसका मतलब ये जो फेज यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा, 2 पाई टी प्लस π/3, ये पाई के बराबर जब हो जाएगा उस टाइम पे पार्टिकल मेन पोजीशन से गुजर रहा होगा और उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। तो इसको इसके बराबर पुट कर दो। ये बोलता है कि सेकंड टाइम उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, तो हम इस फेज को 2 पाई के बराबर लिख देते। थर्ड टाइम इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी t इक्वल टू 0 के बाद में, तो हम इसको 3 पाई के बराबर पुट कर देते। ऐसे लिखना आपको, आया समझ में। तो बस इसको सॉल्व कर दो। ये 2 पाई टी इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो पाई में से π/3 माइनस करोगे तो 2/3 पाई बनेगा, ये पाई उड़ जाएगा दोनों साइड में, एक 2 भी उड़ जाएगा, तो टी आया 1/3 सेकेंड, जिसको आप 0.33 सेकेंड बोल सकते हो, यानी कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। बोलो आया क्या समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है the maximum speed of a particle executing SHM is 1 meter per second and maximum acceleration is 1.57 meter per second square. Its time period is, आपको दो चीजें दे रखी हैं, एक तो इसकी मैक्सिमम स्पीड बता रखी है कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड, और एक मैक्सिमम एक्सेलरेशन बता रखा है वो कितना है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन है 1.57 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका टाइम पीरियड यानी कि कैपिटल टी आपको पूछा जा रहा है। तो पहले तो इनके फॉर्मूले लिख दो। मैक्सिमम जो वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा ए। मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर ए। याद है क्या, दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो ये आएगा, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर रहा हूं तो ए मैक्स अपॉन
वी मैक्स ये बराबर आएगा ओमेगा के। ओमेगा क्या होता है 2 पाई/t, तो उससे t निकल के आ जाएगा। तो ए मैक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1.57, वी मैक्स की वैल्यू है यहाँ पे 1, ओमेगा होता है 2 पाई/t और t आपको पूछा जा रहा है तो ये आएगा 2 पाई/1.57। ये 1.57 पाई का हाफ है, तो ये जब आप कैंसिल करोगे ना तो ऊपर 2 बचेगा, तो 2 × 2 यानी कि 4 आ जाएगा ये सॉल्व करने पे। तो 4 सेकेंड यहाँ पे क्या होगा, टाइम पीरियड होगा एसएचएम का, यानी कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेशंस y इक्वल टू 2a cos स्क्वायर ओमेगा t एंड y इक्वल टू, इसको y1 बोल देते हैं, इसको y2 बोल देते हैं हम लोग, ठीक है, अलग अलग इक्वेशन है ये। y2 इक्वल टू क्या है, a साइन ओमेगा t प्लस √3 cos ओमेगा t। ये दो इक्वेशन दे रखी हैं। रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ टू पार्टिकल, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम स्पीड। तो आपको इन दोनों पार्टिकल्स की मैक्सिमम स्पीड का रेशियो बताना है। वैसे मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, v मैक्स इक्वल टू ओमेगा ए। ऐसे जब अगर कोई भी पार्टिकल कर रहा है तो उसकी मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इंटू ए होता है। अब आपको एक तो ओमेगा देखना पड़ेगा दोनों के लिए और एक ए देखना पड़ेगा, उसका एम्पलीट्यूड देखना पड़ेगा। जब भी स्क्वायर फंक्शन हो तो हम डायरेक्टली ये नहीं कहेंगे कि एम्पलीट्यूड 2a है, आपको स्क्वायर फंक्शन हटाना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि एम्पलीट्यूड कितना है और फ्रीक्वेंसी कितनी है। यहाँ पे स्क्वायर फंक्शन हटाने के लिए हम एक काम करते हैं, 2a cos स्क्वायर ओमेगा टी को आप लिख सकते हो 1 प्लस cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। ये cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, उससे मैंने लिखा है, तो ऐसा हम लिख सकते हैं इसको। ये 2 से ये वाला 2 उड़ जाएगा यहाँ पे, तो y1 इक्वल टू क्या आया, a इंटू 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी, ठीक है। अब इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा a प्लस a cos 2 ओमेगा टी। मैं इसको लिख ही देता हूँ, a प्लस a cos 2 ओमेगा टी। अब क्योंकि ये वाला a तो कांस्टेंट है, इसको छोड़ दो, अब इसको छोड़ देते हैं। y1 इक्वल टू क्या है यहाँ पे, एक तरह से इसको भूल जाओ एक बार, a cos 2 ओमेगा टी है, तो एम्पलीट्यूड कितना है यहाँ पे, a के बराबर है, यानी कि जो a1 है वो कितना है, a के बराबर है, और फ्रीक्वेंसी कितनी है ओमेगा 1, ये 2 ओमेगा के बराबर है, क्योंकि t के मल्टीपल में जो भी आता है वो फ्रीक्वेंसी होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा 1 को आपको 2 ओमेगा लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पे सिर्फ ओमेगा होता तो मैं ओमेगा लिखता, अभी 2 ओमेगा आ गया ना, तो आपको 2 ओमेगा लेना है, यहाँ पे कर लोगे ऐसे। ये कांस्टेंट है इसलिए इसको छोड़ दिया हमने। अब इसी तरीके से क्या करना है, सेकंड इक्वेशन को देखो, y2 इक्वल टू हमने लिखा है a sin ओमेगा टी प्लस √3 cos ओमेगा टी। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, हम इसमें क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से हम डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, ये समझाता हूं ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग। इससे इक्वेशन पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं भाई, 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, ये 2 इसमें कॉमन लेके बाहर कैंसिल कर दो, वापस वही इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन इससे एक फायदा हो गया, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये जो 1/2 है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो cos π/3 और ये आएगा साइन ओमेगा टी, और ये जो √3 है इसको आप लिख सकते हो साइन π/3 इंटू कॉस ओमेगा टी, लिख दिया ऐसे। साइन ए प्लस बी का एक फॉर्मूला होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, याद है कि ये फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ठीक है। तो एक्चुअल में ये लिखा है यहाँ पे देखो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। ए तो है ओमेगा टी और बी है यहाँ पे π/3, देखो वही लिखा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। समझ में आया फॉर्मेट। इसको बनाने के लिए मैंने इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था, तो ये बन जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस π/3, क्योंकि इसको ओपन करोगे तो यही आ रहा है आंसर, इसलिए ऐसा लिख सकते हैं। अब ये y2 की वैल्यू अपने पास आ गई। अब देखो साइन फंक्शन के इधर जो भी मल्टीप्लाई में होता है वही होता है एम्पलीट्यूड, यानी कि a2 कितना होगा यहाँ पे 2a होगा, और ओमेगा 2 कितना होगा, तो t का मल्टीपल जो होता है वही होती है फ्रीक्वेंसी, ओमेगा 2 है यहाँ पे ओमेगा, ये तो इनिशियल फेज होता है π/3, इसको छोड़ दो, ये इनिशियल फेज है। t का जो मल्टीपल है वो होता है हमेशा फ्रीक्वेंसी, तो ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। तो बताओ
कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है उनका रेशियो क्या होगा, तो वी मैक्स 1 और वी मैक्स 2 इनका रेशियो बताना है। तो ये आएगा ओमेगा 1 A1 अपॉन ओमेगा 2 A2। ठीक है, तो ये क्या आएगा, देखो वी मैक्स 1 और वी मैक्स 2 इसका रेशियो आएगा, ओमेगा 1 कितना है वहां से देखो 2 ओमेगा, A1 कितना है A, वी मैक्स 2 कितना है, तो इसके लिए ओमेगा 2 A2 करना है, ओमेगा 2 है यहाँ पे ओमेगा और A2 है यहाँ पे 2A। ये तो पूरा कैंसिल ही हो गया, रेशियो आया 1:1, यानी कि आंसर होगा सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। जो आंसर निकल के आ रहा है यानी कि इनकी मैक्सिमम वेलोसिटी का जो रेशियो निकल के आ रहा है वो है 1:1 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विद एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर, द डिस्प्लेसमेंट एट विच इट्स एनर्जी इज हाफ काइनेटिक एंड हाफ पोटेंशियल इज, मतलब हाफ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में और हाफ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हो, वो पोजीशन क्या होगी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हाफ हाफ है, इसका मतलब आपस में बराबर है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो वाई की वैल्यू आपको बतानी है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर तो उड़ जाएगा, यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये बनेगा 2y स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि y इक्वल टू क्या है अपने पास में, तो ए स्क्वायर बाई 2 आएगा पहले, फिर उसका अंडर रूट करेंगे तो a बाई रूट 2 बनेगा। a की वैल्यू हमको 4 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि 4 अपॉन रूट 2, जिसको सॉल्व करोगे तो ये जो 4 है इसको 2 इंटू 2 लिख सकते हो, और फिर 2 को आप रूट 2 से कैंसिल करोगे तो एक रूट 2 बचेगा ऊपर, यानी कि 2 रूट 2 अपना आंसर होगा। ये अपना फाइनल आंसर है। मतलब इस पोजीशन के ऊपर जो एसएचएम करने वाला पार्टिकल है उसकी हाफ एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी और हाफ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बॉडी ऑफ मास 5 ग्राम इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम अबाउट ए पॉइंट विद एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर, इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी इज 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इट्स वेलोसिटी विल बी 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट ए डिस्टेंस ऑफ। तो आपको बताना कि किस डिस्टेंस के ऊपर इसकी वेलोसिटी 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगी। जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है उसका मास दे रखा है कितना है 5 ग्राम, इसके अलावा उसका एम्पलीट्यूड दे रखा है 10 सेंटीमीटर, मैक्सिमम वेलोसिटी दे रखी है कितनी 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और बोला कि जब इसकी वेलोसिटी 50 सेंटीमीटर पर सेकंड होगी तो तब बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। पहले ये बताओ कि मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इंटू ए। तो पहले तो ओमेगा फाइंड कर लो इससे, वी मैक्स है 100, ओमेगा फाइंड करना है, ए की वैल्यू है 10, ठीक है। तो ओमेगा कितना आया यहाँ से 10 रेडियन पर सेकेंड आ गया, ये तो आया ओमेगा। अब ये बोला कि ये जो वेलोसिटी किस पोजिशन पे होगी, तो वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगा दो अब, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वी आपको 50 दिया हुआ है, ओमेगा कितना फाइंड किया हमने 10, ए स्क्वायर ए तो दे ही रखा है कितना है 10, इसका स्क्वायर कर दो माइनस वाई स्क्वायर, ये सॉरी ये यहाँ पे एक बार वापस लिख देता हूँ, इक्वल का सिंबल था। v की वैल्यू यहाँ पे 50 है, ओमेगा कितना है यहाँ पे 10 जो हमने फाइंड किया है, ठीक है, और ए स्क्वायर कितना है 10 का स्क्वायर यानी कि 100 लिख देता हूँ इसको माइनस वाई स्क्वायर। अब ये 0 से 0 उड़ा दो दोनों साइड में, तो ये अब स्क्वायर करके सॉल्व करना पड़ेगा दोनों साइड में, तो ये आएगा 25 इधर, तो ये आएगा 100 माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इधर लेके जाओगे तो ये आएगा 75 के बराबर, यानी कि वाई आया अपने पास 5√3 के बराबर। ये अपना फाइनल आंसर है। मतलब इस पोजीशन के ऊपर जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये नीट में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, इट्स वेलोसिटीज एट डिस्टेंस x1 एंड x2 फ्रॉम द मेन पोजीशंस आर v1 एंड v2 रेस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आपको बताना है। देखो वेलोसिटी दे रखी है और किस पोजीशन में वेलोसिटी कितनी है ये आपको बता रखा है। देखो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होती है, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की टर्म्स में आपको डेटा दे रखा है इसलिए मैंने एक्स स्क्वायर लिखा है, अगर वाई की टर्म्स में होता तो हम यहाँ पे वाई स्क्वायर लिखते। दो इक्वेशन बना लेते हैं दोनों अलग अलग कंडीशंस के लिए। जैसे पहले जब पोजीशन x1 है तो वेलोसिटी कितनी हो जाती है पार्टिकल की, v1। तो मैं लिख देता हूं वेलोसिटी हो गई v1 और पोजीशन क्या है x1। ठीक है, तो x की जगह x1 लिखा है, v की जगह v1 लिखा है बस मैंने। ठीक है, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन बनाओ सेकंड कंडीशन के लिए, वेलोसिटी v2 हो जाती है और पोजीशन क्या होती है उस टाइम पे x2। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में v की जगह v2 लिख दो, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस और x की जगह x2 लिख दो। ये इक्वेशन बन गई अपने पास सेकंड। ठीक है, हमें टाइम पीरियड बताना है और टाइम पीरियड कहाँ छुपा हुआ है, ओमेगा के अंदर। अगर आप इनको डिवाइड कर देते हो तब तो ओमेगा खत्म हो जाएगा, तो फिर हम टाइम पीरियड कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, हम इन दोनों इक्वेशंस का पहले स्क्वायर करते हैं फिर इनको माइनस कर लेते हैं आपस में। स्क्वायर करके माइनस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखो आंसर आपको स्क्वायर की टर्म्स में दे रखे हैं सारे, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो मैं लिखूंगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, इधर तो दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर कर रहा हूं और माइनस कर रहा हूं। इधर तो आएगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, इधर क्या आएगा ओमेगा का स्क्वायर, ये तो कॉमन ही ले लो आप। इन दोनों का स्क्वायर करके माइनस करना है तो ओमेगा का स्क्वायर तो क्या आ गया, दोनों में कॉमन आ गया। इसमें ब्रैकेट में आएगा अंडर रूट हट जाएगा ना, तो ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर और माइनस होगा इसमें से ये वाली टर्म, यानी कि ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। मैंने क्या किया, दोनों का स्क्वायर किया माइनस किया है। v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इन टू। अब ध्यान दो ए स्क्वायर तो यहाँ पे उड़ ही जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे ये माइनस का x1 स्क्वायर बचेगा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यानी कि x2 स्क्वायर बचेगा। इसको पहले लिख देते हैं, x1 स्क्वायर को बाद में लिख देते हैं, ऐसा बन गया। ओमेगा फाइंड कर लो इससे, ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, यह आएगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। और ओमेगा अगर फाइंड करना है तो इसका अंडर रूट कर देंगे, तो एक काम करते हैं यहाँ से ओमेगा ही फाइंड कर लेते हैं, तो इसको मैं ओमेगा ही लिख देता हूँ, जो कि बराबर होगा अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर के। ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी। तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर के। तो बताओ t क्या आएगा, तो t इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो आंसर आएगा फाइनली t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। है कोई ऑप्शन ऐसा, चेक करो, पहला ही ऑप्शन है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। टाइम पीरियड इतना होगा इसका, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन ए बॉडी ऑसिलेट सिंपल हार्मोनिकली with a time period of 2 seconds. After what time will its kinetic energy be 75% of total energy? मतलब कितने टाइम बाद में जो पार्टिकल है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, 75% ऑफ टोटल एनर्जी। अब इसको कैसे फाइंड करोगे, आपको वो टाइम बताना है जिस टाइम पे जो पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी 75% हो जाती है टोटल एनर्जी का। जो काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर हो रही है यहाँ पे 75%। 75% का मतलब है 75/100 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, ये इसका मतलब होता है। इसको कैंसिल करोगे तो ये 3/4 बनेगा। अब दोनों के फॉर्मूले आपको पता ही है, तो पहले तो y फाइंड कर लो कि किस पोजीशन पे ऐसा हो रहा है, फिर हम t भी बता सकते हैं उससे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये कैंसिल करके आएगा 3/4, और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। हाफ m ओमेगा स्क्वायर दोनों साइड में उड़ जाएगा, तो उधर तो ए स्क्वायर बचेगा, इधर आएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3/4 ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर क्या आएगा, यहाँ से ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो ये ए स्क्वायर बाई 4 आएगा, यानी वाई आया अपने पास a/2 के बराबर। y की वैल्यू आ गई, तो बताओ कौन से टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो a/2 होगा। तो इक्वेशन होती है SHM की y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। y की वैल्यू a/2 कब होगी वो टाइम आपको बताना है, तो t की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे और y की जगह हम a/2 लिख देंगे।
ए उड़ा देंगे तो ये 1/2 आया, साइन इनवर्स 1/2 होता है π/6। ओमेगा टी इधर बचेगा, ओमेगा मतलब क्या है 2π/T, 2π/T, कैपिटल टी मतलब टाइम पीरियड जो कि इसका दे रखा है 2 सेकेंड इनटू स्मॉल टी। तो टी कितना आया, ये 2 से 2 उड़ गया, ये पाई से पाई कैंसिल, तो टी इक्वल टू आएगा 1/6 सेकेंड। ये अपना फाइनल आंसर है। क्या है फाइनल आंसर 1/6 सेकेंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अटैच्ड टू ए स्प्रिंग एंड एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज गिवन बाय y इक्वल टू 2 × 10⁻² cos πt। फाइंड द टाइम एट विच द मैक्सिमम स्पीड फर्स्ट अकर्स। ये बोल रहा है कि कौन से टाइम पे फर्स्ट टाइम जो स्पीड है वो पार्टिकल की मैक्सिमम होगी। अब ये पता करना बिल्कुल आसान है। पहले तो इक्वेशन देख के बताओ कि पार्टिकल कहां से चलना स्टार्ट करेगा, मेन पोजीशन से या एक्सट्रीम पोजीशन से। अगर साइन फंक्शन होता तो पार्टिकल मेन पोजीशन से चलना स्टार्ट करता, और अगर यहाँ पे कॉस फंक्शन है तो इसका मतलब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से चलना स्टार्ट कर रहा है। मतलब यहां से एक्सट्रीम पोजीशन से, जहां पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम होता है एम्पलीट्यूड के बराबर, वहां से चलना ये स्टार्ट करेगा। ठीक है, ये बोल रहा है कि यहां से t = 0 आप मेजर करो, मतलब फिर यहां से चलने के बाद में कितने टाइम बाद में इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो यहां से यहां तक जाने का जो टाइम है उसको हम क्या बोलते हैं t/4, क्योंकि देखो ये यहां से यहां तक जाने का t/4 टाइम है, फिर आगे इधर जाने का टाइम भी t/4, फिर वापस आने का t/4, फिर वापस यहां पहुंचने का t/4, तो टोटल मिला के t टाइम हो गया। तो यहां से यानी एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन पे जाना हो या मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे आना हो, टाइम लगेगा t/4 के बराबर। तो आपका आंसर क्या है t/4, यानी कि स्मॉल t इक्वल टू t/4 अपना आंसर होगा। लेकिन t तो हमको दिया हुआ ही नहीं है, हमको तो ये इक्वेशन दे रखी है, तो इससे t फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करोगे, देखो यहाँ पे cos फंक्शन के आगे क्या लिखा है π/t, और जो cos फंक्शन है वैसे जो इक्वेशन होती है एसएचएम की उसमें आगे लिखा होता है cos ω/t। तो ओमेगा की वैल्यू क्या है यहाँ पे पाई है, मतलब ओमेगा क्या होता है 2π/t होता है, जो कि पाई के बराबर आ रहा है। तो पाई से पाई कैंसिल कर दोगे तो t की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 2 सेकेंड आएगी। तो अपना आंसर क्या है t/4, यानी कि t की वैल्यू 2 पुट कर दो तो ये आएगा 2/4 यानी कि 1/2 सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, 0.5 सेकेंड। ऐसे करना है।